नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राहुल गांधी लंबी छुट्टी से लौट आए हैं। सीपीएम को सीताराम येचुरी के तौर पर नया चेहरा मिल गया है। उधर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे नेताओं के चले जाने के बाद आम आदमी पार्टी का चेहरा और मिजाज भी नया नया सा लगता है। साथ ही पुराने जो लोहियावादी हैं वो भी एकजुट हो गए हैं, नए परिवार की छाया में आ गए हैं। और ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब मोदी सरकार अपना 1 साल पूरा करने वाली है। निश्चित तौर पर देश की जो सियासी तस्वीर है वो पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और डायनेमिक नजर आ रही है। अलग अलग रंग और विचारों वाली जो राजनीतिक ताकतें हैं उनका सक्रिय होना लोकतंत्र के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन सवाल यह है कि इससे देश के सामने जो बड़े सवाल हैं, जो बड़े राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक मुद्दे हैं, वो किस तरह से प्रभावित होंगे। क्या इन राजनीतिक ताकतों का सक्रिय होना आम जनता के हित में है? किस तरह से जो मौजूदा सरकार है उसकी नीतियों को किस तरह से चुनौतियां मिलेंगी, ये सब कुछ अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। इन सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ नीलोत्पल बसु मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं सेंट्रल कमेटी के सीपीएम के। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलोत्पल जी। संबित पात्रा मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तहसीन पूनावाला हैं, कांग्रेस के आइडियोलॉग हैं, विचारक हैं। और साथ ही मेरे साथ सिद्धार्थ वरदराजन वरिष्ठ पत्रकार, वो भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आपके साथ मैं शुरुआत करूं। तहसीन, ये बताइए कि राहुल गांधी के वापस आने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फास्ट एंड फ्यूरियस नजर आ रहे हैं, वो पूरी एनर्जी के साथ नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है कि ऑपोजिशन एक मजबूत मिल रहा है सरकार को, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ समय की स्फूर्ति है, कुछ समय का जो है वो विचलन है और उसके बाद सब कुछ वैसा ही? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज होती है परसेप्शन और एक चीज होती है रियलिटी। और रियलिटी ये है कि राहुल हमेशा ही कांग्रेस के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस एक जमाना था, कांग्रेस 4 राज्यों में स्थित हो गई रह गई थी। सोनिया जी और राहुल जी ने मिलकर कांग्रेस को आगे ले गए। 2009 के चुनाव में 21 सीट कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिला। उसके बाद आज जिस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट हुआ है वो राहुल गांधी का मुद्दा है, लैंड एक्विजिशन। आज नेट न्यूट्रलिटी पर जहां पर देश एक तरह से यूनाइट हुआ है, वो भी उस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया। तो ये कहना कि राहुल गांधी सिर्फ मीडिया के लिए कुछ करेगी या मीडिया को दिखाने के लिए कुछ करेगी, या ये जो इस वक्त मीडिया का एंथुसियाज्म है, ये गलत होगा, क्योंकि वो हमेशा से ही इन्वॉल्व रहे। मैं ये भी जानता हूँ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से कि जब वो, जो आप कह रहे हैं छुट्टी, लेकिन हम जो कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं, जो वो गए थे विचार विमर्श करने, वो लीडर्स के साथ टच में थे, वाया SMS, वाया कम्युनिकेशन, तब भी टच में थे। और जो रैली हुआ वो इस बात का सबूत है। उसी के सामने आप मोदी जी की रैली देख लीजिए जो फ्लॉप हो चुकी थी दिल्ली में, और राहुल जी की रैली देखिए। सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे अहमद पटेल हो, दिग्विजय सिंह हो, जयराम रमेश हो, अजय माकन हो, एक प्लेटफॉर्म पे। तो राहुल गांधी पूरी तरह से पार्टी में इन्वॉल्व थे, है, और जिन मुद्दों के लिए आज विपक्ष एक हुआ है वो राहुल गांधी के ही मुद्दे हैं। जी संबित पात्रा जी, मुश्किल सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल किसान रैली हम जानते हैं काफी हिट रही, ये बात कहनी पड़ेगी, इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि राहुल गांधी का जिस तरह से स्वागत हुआ, जो उन्होंने बातें कही, उसके बाद पार्लियामेंट में जिस तरह से वो लैंड एक्विजिशन पे बोले, गरीबों के मसीहा जैसे नजर आए, उसके बाद अभी नेट न्यूट्रलिटी पे भी वो बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में। ये सब कुछ ऐसा है कि जो बिल्कुल कोर इश्यूज हैं, जो बिल्कुल मुख्य मुद्दे हैं, उनको उठाकर एक अच्छे विपक्ष की भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं। क्या आप इससे खुश हैं? देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि हम एक व्यक्ति के पास या फेल होने पर इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, और आप भी मानेंगे कि चर्चा इस इर्द गिर्द हो रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो किस धारणा का परफॉर्मेंस उनका है, उम्दा परफॉर्मेंस है या कम परफॉर्मेंस है? राजनीति में हिट या कसौटी पर तो सभी नेता नहीं देखिए होना चाहिए, मगर देखिए राजनीति में हिट ऑन फ्लॉप रैली कुछ नहीं होता है। कितनी भीड़ इकट्ठी हुई रैली में, एक रैली में, 2 रैली में, उससे कुछ नहीं होता है। इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। राजनीति में एक कंटिन्यूटी होती है, कंसिस्टेंसी होता है। एक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि एक रैली करके अपने आप को हिट साबित करे, मगर आरंभ से, जब से वो राजनीति में आया और अब तक का उसका सफर कितना कंसिस्टेंट रहा, क्या मुद्दों को वो लॉजिकल कंक्लूजन्स तक ले पाया, क्या वहां उन्होंने डिलीवरी ऐसे की जिससे जनता को बेनिफिट हो जब उसको सत्ता में आने का मौका मिला, क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई चैलेंज आया और वो भागने के बजाय उसको हैंडल करने में सक्षम रहे? क्या ऐसा है, या फिर ऐसा है कि ग्राउंड तैयार किया जाता है, फिर उन्हें लाया जाता है और कहा जाता है कि चलो ये सिचुएशन है, आप ये भाषण दे दो तो आपकी एक अच्छी छवि बनेगी? मैंने कल भी कहा था कि प्रिपेयर्ड स्पीचेस एंड मैन्युफैक्चर्ड एंगर
कैन नॉट मैन्युफैक्चर अ लीडर। आप एक स्क्रिप्टेड स्पीच पढ़ दें और एक एंगर मैन्युफैक्चर करके, ये सब लीडर्स कैन नॉट बी टेलर। लेकिन सभी पात्रा जी, क्या वाकई राहुल गांधी के आने से पहले जो राजनीतिक तस्वीर थी, क्या राजनीतिक तस्वीर जो है राहुल गांधी के आने के बाद बदल नहीं गई? नहीं, राजनीतिक तस्वीरें, अरफा जी मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, नीलोत्पल दास हम सबके सीनियर बैठे हैं यहाँ, उनसे भी पूछिए, तस्वीरें रातों रात नहीं बदलती है कि आज कुछ तस्वीर थी, किसी के आगमन से परसों बदल गया तस्वीर, ये ऐसे नहीं होता है। ये कोई मूवी नहीं है जो आधे घंटे में समाप्त हो जाए। नहीं मानते आप? राजनीतिक तस्वीरें ओवर द टाइम बहुत वक्त लगता है और बहुत संघर्ष करके बदलती हैं। ये रातों रात नहीं बदलने वाली चीज है। मगर मैं फिर भी बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा राहुल गांधी को। ये राजनीति का तो विषय है, उसके ऊपर शुरुआत अच्छी रही है, होना चाहिए। एक विपक्ष जो स्ट्रांग हो, उसमें स्ट्रांग लीडरशिप हो, इन सब की आवश्यकता है। मुझे अभी तो नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी उतनी प्रिपरेशन के साथ आए हैं। पहली बात तो है, अगर वो कोर राजनीतिज्ञ हैं तो प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, जो उनमें नहीं है। मगर फिर भी मैं बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। अगर वो सुधर के कांग्रेस को संभाल सके तो अच्छी बात है। हालांकि कहा जाता है कि तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। चर्चिल भी जो जोक्स पार्लियामेंट में कहा करते थे, वो पहले से रिहर्स्ड हुआ करते थे। नहीं, वो सब कुछ उसमें कोई परेशानी नहीं है। बिना तैयारी के तो आप अगर पार्लियामेंट में कुछ भी बोलते हैं तो वो तो ब्लास्फेमी होगा। तैयारी के साथ करना चाहिए, मगर स्पॉन्टेनिटी भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, और कंसिस्टेंसी। आप हमेशा तैयार करके जाइए। नर्सरी क्लास से ही बच्चा तैयार होता है हमेशा। नीलोत्पल बसु जी, बताइए कि सवाल कई हैं इस वक्त लेफ्ट पार्टियों के सामने, खासकर मर्जर तक की आवाजें आ रही हैं कि क्यों ना एक मजबूत फोर्स बनाई जाए, एक होकर रहा जाए। लेकिन इस सबके बीच एक तरह की जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जो एक अस्तित्व का सवाल सामने खड़ा हो गया है पूरी वाम राजनीति के आगे, क्या वो सवाल ज्यादा अहम है, या वाकई इतने एकजुट हो चुके हैं, इतनी नई ऊर्जा एक नए नेता के आने से मिल चुकी है कि एक ऑपोजिशन के तौर पर बेहतर रोल निभाया जा सके? देखिए, उस सवाल पे जाने के पहले मैं छोटा सा एक टिप्पणी करता हूं कि जो अभी भी जो भाषा बोली जा रही है कि ये जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई राहुल जी का मुद्दा है। हम समझते हैं कि ये किसानों का मुद्दा है, और जो हमला मोदी सरकार की ओर से हो रही है, 6 महीना 1 साल पहले जो कानून बीजेपी के सहमति से पास हुई थी, उससे उलटफेर करके एकदम कॉर्पोरेट का फायदा पहुंचाने के लिए जो चीज किया गया है, उससे एक आंदोलन है किसानों के बीच में। तो इसीलिए अगर कोई इसको इस रूप में पेश कर सकता है कि ये राहुल जी का मुद्दा है और देश राहुल जी के आधार पे, तो उससे मेरे ख्याल में बड़ा बेवकूफी कुछ नहीं है। जहां तक वामपंथियों का सवाल है, देखिए, हम पिछले 1 महीने से हम बहुत ही गंभीर और गहरी चिंतन हम कर रहे हैं, और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि ये कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि वामपंथ हमेशा सिर्फ उसका अस्तित्व चुनावी जो नतीजे के ऊपर निर्भर नहीं करता। हालांकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, पैमाना तो होता ही है कम से कम। जरूर जरूर, मैं उसमें आता हूँ, और उसमें जो जनाधार जो घटी है वामपंथ का, जिसका प्रतिबिंबन चुनावी नतीजे में भी देखने को मिला, वो क्यों घट रहा है, उसके ऊपर हमने जरूर खोज की और हम उससे एक निश्चित नतीजे पे निकले। हाँ, नेता महत्वपूर्ण है, नेता महत्वपूर्ण है, एक चेहरा महत्वपूर्ण है, लेकिन कुल मिला के अगर नीति में, दिशा में सही आकलन नहीं होगा, तो एक नेता से, एक व्यक्ति से जो जिस किस्म का संकट में थोप दिया है मोदी सरकार देश की लोगों को, उससे मुक्ति मिलना मुश्किल है। लेकिन सीताराम येचुरी ने अपने जो पहले बयान उनके आए हैं कमान संभालने के बाद, उसमें सबसे पहली बात उन्होंने राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए कही है। उसमें लैंड एक्विजिशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी को सपोर्ट करने का बात तो किसी भी जगह, जिस तरह के उनके बयान है, उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जिस तरह से पूरे मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें एक ऑपोजिशन को कहीं ना कहीं नई ताकत मिल रही है। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कोई इंटरव्यू में उनका बयान है, सीधे तौर पर पढ़ भी सकते हो। मतलब उनको कोई, ये जो
दोनों मुद्दा मार्जर के बारे में बोला है वो तो स्पष्ट रूप से खंडन कर दिया। हम जो बोल रहे हैं कि वामपंथी पार्टियों के बीच में और ज्यादा नजदीकियां हमें तय करना होगा। उनका ये कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं सरकार को, उन्होंने कहा कि सूट बूट की सरकार जिस तरह से कहा है वो भारत और इंडिया का फर्क समझाता है और इस मामले में लैंड एक्विजिशन पे वो राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। नहीं, उसमें तो पार्लियामेंट के अंदर भी एक सहमति बनी है, लेकिन उससे ये राहुल गांधी का मुद्दा बन जाता नहीं, लेकिन अपोजिशन का मुद्दा है। नहीं जरूर उसमें तो एक सहमति है, मतलब ये अच्छी बात है। अपोजिशन विद इन अपोजिशन घर वापसी होने के बाद कुछ नया अच्छी बात है। इससे तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के जो संकेत है वो नजर आते हैं। सिद्धार्थ वरदराजन, आपने तीनों लोगों के यहाँ बयान सुने, तीनों जो रंग विचारों वाली पॉलिटिकल पार्टीज है उनके प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करें कि किस तरह से लगभग सरकार का 1 साल पूरा होने के आसपास जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो ताकतें हैं वो सक्रिय हो रही हैं, फिर से एक्टिव हो रही हैं। किस तरह से आप देखते हैं राजनीतिक तस्वीर को बनते बदलते? संबित हालांकि ये कह रहे हैं कि इसमें वक्त लगता है, एक आध दिन में ऐसा नहीं होता। नहीं, मुझे लगता है कि 1 साल एक लंबा अरसा होता है और आज हम ये पहचान पा रहे हैं कि जो सियासी नक्शा है थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरह से तो अभी बदला नहीं है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को एक तरह से प्राथमिकता दिया जा रहा है डिस्कशन, सियासी पॉलिटिकल डिस्कशंस में, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो चेंज आया है कांग्रेस में वो ये कि फाइनली कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि सरकार के प्रति उनका रुख क्या होगा, किस तरह से। मतलब कि अगर आप देखें तो पिछले 6-7 महीनों में कांग्रेस ये तय नहीं कर पाया कि भाई सरकार के खिलाफ हम बोले तो क्या बोले, किस अंदाज में बोले, किन मुद्दों पे ज्यादा हम तवज्जो दें, हमारे स्पोक्स पर्सन कौन रहेंगे। आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी के जो फ्रंट लाइन बैट्समैन, जो ए लिस्ट लीडरशिप थी, चिदम्बरम साहब, कपिल सिब्बल, वो कहीं नजर नहीं आए सुर्खियों में टीवी डिबेट्स में। जूनियर स्पोक्स पर्सन को आगे किया जा रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है लीडर ऑफ कांग्रेस लोकसभा बनाया गया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी दुविधा में थी कि भाई हम लोग 46 हमारे पास सीट्स हैं तो कैसे हम मोदी सरकार की मुखालफत करें। तो मुझे लगता है कि ये सवाल तकरीबन पार्टी ने तय कर लिया है कि भाई 3-4 ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम पकड़ के मोदी सरकार के खिलाफ हम अपना जो है प्लेटफॉर्म बनाएंगे। राहुल गांधी जी 56 दिन के लिए कहीं चले गए, कहां गए, क्या किया, ये एक तरह से मिस्ट्री ही रहेगा। लेकिन अभी तक जो परफॉर्मेंस वो दे पाए हैं, मुझे लगता है कि दिन पर दिन वो थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं। तस्लीम पूनावाला, ये बताइए कि जिस तरह से पिछले 1 साल में लगभग हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष का एक पूरा दायरा था, पूरी जो स्थान था, उससे लगभग अनुपस्थित रही और इसी वजह से हमने आम आदमी पार्टी जैसे लोगों को देखा जो कि कहीं ना कहीं उस स्पेस को ऑक्यूपाई उन्होंने किया और कामयाब रहे। कितनी बड़ी शानदार कामयाबी के साथ उन्होंने यहाँ सरकार बनाई। आपको लगता है कि क्या वापस अपनी जगह लेने को तैयार है कांग्रेस पार्टी, या जिसको जो मौका मिलेगा वो फायदा उठाएगा? देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर देश में या पॉलिटिक्स में, राजनीति में वैक्यूम हो तो वैक्यूम कोई ना कोई जरूर ऑक्यूपाई करेगा। तो कांग्रेस पार्टी को देश में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल और कांग्रेस पार्टी को अपने आप को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरी एक और बिलीफ है कि मात्र कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी को ठीक तरह से समझती है और रिप्रेजेंट करती है। एक गंगा की तरह सब लोग उसमें समाते हैं। उनकी ना राइट आइडियोलॉजी है, ना लेफ्ट, कंप्लीटली लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, एक सेंट्रल आइडियोलॉजी है और ये बहुत जरूरी है आज के समय में। आते हैं सवाल राहुल गांधी पर। संबित की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक भाषण, एक स्पीच, एक परफॉर्मेंस से सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन मोमेंटम होता है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जब राहुल नहीं थे देश में तब भी वो कांग्रेस के नेताओं से टच में थे। लैंड के मामले पे बासु साहब ने कहा, लेकिन इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि लैंड का जो मामला था, जमीन का मामला था, या आरटीआई का मामला था, या मनरेगा का मामला था, लेफ्ट 2008 तक कांग्रेस की सहयोग थी। ये ऑफकोर्स सारी पार्टीज ने मिलकर किया, लेकिन इसमें कांग्रेस ने लीड लिया। आज भी जैसे आपने सीताराम येचुरी की बात की, आज राहुल गांधी इस चीज को आगे ले जा रहे हैं, बहुत इन पार्लियामेंट, बहुत आउट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि अब इस वक्त राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उस किसान को मिल रहे हैं। लेकिन तो इस सबके बावजूद तहसीन पूनावाला, जिस तरह की आर्थिक नीतियां हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्लोन्स कहे जाते हैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, कैसे वो नैतिक साहस कैसे जुटा पाते हैं जब आर्थिक नीतियां लगभग एक जैसी होती हैं कि सरकार में होते हैं तो एक जबान
जुबान बोली जाती है, सरकार के बाहर आ गए तो ऑपोजिशन में ऐसा लगता है कि गरीबों के मसीहा के तौर पर जिस तरह से सामने आ रहे हैं, जैसे ये मुद्दे थे ही नहीं, जैसे कांग्रेस पार्टी के दौर में आर्थिक नीतियां बिल्कुल अलग थी। मैं आपको समझाता हूँ, और इसी पर हम लैंड एक्विजिशन का मामला देख ले। यही कांग्रेस थी, यही यूपीए थी, बीजेपी और लेफ्ट के सहयोग से लैंड एक्विजिशन बिल जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में और पास किया 2013 में, यही कांग्रेस थी, बीजेपी ने इसका समर्थन किया। आज अगर इस बिल में चेंजेस लाए जा रहे, वो किस लिए लाए जा रहे? इसीलिए कि मोदी साहब के कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाना है। तो आपका ये कहना कि पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज एक ही है, वो गलत है। मैं फिर से नेट न्यूट्रलिटी पे आ जाता हूं। अगर आप देखें तो इस वक्त टेलीकॉम कंपनीज को फायदा होगा अगर नेट न्यूट्रलिटी ना हो, वही टेलीकॉम कंपनी जो मोदी साहब के दोस्त है। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसीज एक जैसी है, ये एक अनएजुकेटेड स्टेटमेंट होगा। कांग्रेस की पॉलिसी से सबका विकास होना, बीजेपी की पॉलिसी है बस हमारे दोस्तों का विकास होना, और लेफ्ट की पॉलिसी किसी का विकास ना हो। एक बार एक न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं। निलोत्पल जी, क्या आप ये मानते हैं वाकई जिस तरह से कहा जाता है कि न्यूट्रल कहाँ है निलोत्पल? ना कांग्रेस है ना बीजेपी है इसलिए कम से कम माना जा सकता है न्यूट्रल। ये बताइए कि वाकई आप भी ये समझते हैं कि क्या बीजेपी और कांग्रेस की जो आर्थिक नीतियां हैं वो एक जैसी नहीं है, या आपको लगता है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दरअसल वो असली मायने रखता है? देखिए, दोनों नई उदारवादी नीति के तहत काम किया है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, अनएडुकेटेड बोला जा रहा है ये बात से, लेकिन अगर हम यूपीए सरकार का 10 साल का रिकॉर्ड देख ले, खास करके 5 साल का यूपीए 2 का, इसमें गैर बराबरी इतने बड़े पैमाने पे बढ़ा, इतने बड़े पैमाने पे कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने का कोशिश की गई। लाखों करोड़ के तादाद पे हमने देखा है कि टैक्स का फायदा पहुंचाया गया है। ये तमाम जो स्कैम हुई, जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसको फूटे करी के भाव में प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को हाथ में थोपा गया। तो इसीलिए ये दावा अगर कोई पेश करेगा तो मेरे ख्याल में आपको डिस्टर्ब नहीं किया, जरूर बोलिए, हमारा हो जान। जी सर। और तो इसीलिए ये दावा कोई कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो हजम नहीं होगा। लेकिन मोदी साहब का क्या है, मोदी साहब पूरे देश को नचा दिए थे कि अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन बजट से लेके जो आक्रामकता के साथ यही नीति को वो आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं ये जमीन अधिग्रहण ऑर्डिनेंस के बारे में आज तक बीजेपी ये स्पष्ट नहीं किया कि जो लेफ्ट तो विरोध किया था, लेफ्ट का अमेंडमेंट था, लेफ्ट ने विरोध किया था ये कानून को, लेकिन बीजेपी तो पूरा सहमत हुई, और सहमत होने के 6 महीने के बाद इसको उलटफेर करना, इसका कारण क्या है? समय मेरे पास थोड़ा कम है, और मैं और भी कोई 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो उठाना चाहती हूँ इसी डिबेट में। आप अपना जवाब दीजिए जल्दी से, फिर आपको मैं सर को बता दूं कि लेफ्ट अगर वेस्ट बंगाल में हारी है, ये इसलिए हारी कि आप एक प्राइवेट प्लेयर को जमीन देना चाहते थे सिंगूर में, और ममता बनर्जी जो उस चीज का ये सरलीकरण है, एकदम सरलीकरण है। उस समय भी हमने बोला था 1894 के कानून के तहत जमीन अधिग्रहण इकोनॉमिक प्रदेश के साथ आप केंद्रीय स्तर पर ये जो नीतिगत देख लीजिए, नीति के सवाल है, इसके साथ आप राज्य सरकार को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जहां तक जमीन अधिग्रहण का सवाल है वो केंद्रीय कानून के तहत रेगुलेटेड होता है। ये तो समझने का कोशिश की, ये तो पॉलिसी। आप अपना जवाब दीजिए, मैं और भी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहती हूँ जी। देखिए, जहां तक ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉर्पोरेट्स की सरकार, ये कैसा प्रयास चल रहा है परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, वो सिंपल सा क्वेश्चन मैं हमेशा ही पूछता हूं। जो कोल ब्लॉक का जो आवंटन आपने डिस्क्रिशनरी मेथड से किया था, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पर 204 कोल ब्लॉक निलंबित किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें से मात्र 20 कोल ब्लॉक अब ऑक्शन हुए हैं। 2 लाख करोड़ रुपए भारत की सरकार ने कमाया है। ये किसकी जेब से निकला है? ये 2 लाख करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज के जेब से निकला है, उन इंडस्ट्रीज के जेब से जिसमें कि कांग्रेस की सरकार ने पैसे भरने का काम किया था। और आप बताइए, मैं तो बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, दिल्ली में हम सब रहते हैं, दिल्ली का ही कॉमनवेल्थ गेम किया था, एक गुब्बारा आया था 70 करोड़ का, आपको याद होगा, वो ऊपर में उड़ रहा था, और टॉयलेट पेपर्स 11 हजार रुपए की आई थी, आपको याद होगा, उसमें रिपोर्ट छपी थी। 11,000 की टॉयलेट पेपर का किसान को पैसा जा रहा था, किसको पैसा जा रहा था? उद्योगपतियों को पूरा हिंदुस्तान लुटाने के बाद। और इसकी जीती जागती मिसाल खुद जयंती नटराजन है। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने किस प्रकार उद्योगपतियों के कहने पर उनको निकाला क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण।
तो आज एक पोस्चरिंग कर रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्चरिंग, उससे कुछ नहीं हुआ। चलिए, और कुछ महत्वपूर्ण सवाल बचे हैं। एक लाइन जी। लेफ्ट के बड़ा फेमस कहावत है, व्हेन लेफ्ट इज द वे देन देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक ये है, तो वेस्ट बंगाल बहुत कम मेरे पास समय बचा है, बहुत महत्वपूर्ण 2 सवाल बाकी हैं कि क्या वाकई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, माफ कीजिएगा, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, क्या वाकई वो अपने को कंसोलिडेट कर रही हैं? और जिस तरह से यहाँ अभी निलोत्पल बसु बता रहे हैं, बातें हो रही हैं, उससे लगता नहीं है कि वाकई बहुत ज्यादा स्पेस घटेगा लेफ्ट और कांग्रेस के बीच, या लेफ्ट या फिर जो जनता परिवार सामने आ रहा है, क्या वाकई ये सब पार्टियां एक साथ एकजुट होंगी? लेकिन सिद्धार्थ वरदराजन इस वक्त एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। सिद्धार्थ, ये बताइए कि जिस तरह से एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो गरीबों से जुड़ा हुआ है, लैंड एक्विजिशन को लेकर, लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा जो सीताराम येचुरी ने आते ही सबसे पहले कहा कि जो सोशल फैब्रिक है समाज का, उसको बचाना है, उसको बना के रखना है। आपको लगता है कि क्या वाकई गरीबों के मुद्दे के अलावा सांप्रदायिकता भी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन में जो पार्टियों के नाम मैंने भी गिनाए हैं, जो नई ऊर्जा के साथ आ रही हैं, क्या एकजुट होती हुई लगती हैं? आरफा जी, ये जो जमीन का जो सवाल है और जो उद्योगपतियों को कहने पे जो कहा जा रहा है कि सरकार की तमाम नीतियां हैं, जो आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं, इससे इन सवालों के साथ अगर हम सांप्रदायिकता का मामला भी जोड़ दें तो मुझे लगता है कि ये तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको रीयूनाइट करने के लिए या यूनाइट करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मुझे लगता है कि येचुरी साहब के आने से और जनता परिवार में जो एक तरह से एक जो यूनिटी दोबारा नजर आ रही है, और कांग्रेस भी जो है थोड़ा सा अब अपना किरदार अदा करने के लिए कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि ये जो दोनों मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे जिनमें जमीन सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखता है, और ये सांप्रदायिकता और सोशल पीस वाला, मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली अपोजिशन को यूनाइट कर सकता है। और कहीं न कहीं मोदी सरकार और बीजेपी जो अलग अलग सूबों में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जैसे बिहार में चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद बंगाल में आएगा, मुझे लगता है कि मोदी सरकार को कड़ा मुकाबला मिल सकता है। जी, इसके अलावा क्या आपको लगता है फिलहाल सीताराम येचुरी के टेक ओवर करने के बाद क्या लेफ्ट और कांग्रेस के बीच की जो दूरियां हैं वो आपको घटती हुई नजर आ रही हैं? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें जनता परिवार भी साथ आ सकता है? आम आदमी पार्टी के बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और वैसे भी काफी हद तक क्षेत्रीय ही एक ताकत है ये। देखिए, जनता परिवार और सीपीआई सीपीएम जो है हमेशा से एक दूसरे को सपोर्ट करते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि न्यूक्लियर डील के टाइम में भी जो है प्रकाश करात साहब ने काफी कोशिश की कि वे समाजवादी पार्टी को अपने साथ बांध के ले चले, आखिर में वो सफल नहीं हो पाए वो करने में, लेकिन हमेशा जो है लेफ्ट का प्रयास रहा है कि इन लोगों को साथ ले चलने का। अब जो है येचुरी साहब जो कि एक तरह से ज्यादा फ्लेक्सिबल माने जाते हैं, एक तरह से जिस तरह से कांग्रेस के साथ उनका एक रिश्ता रहा है, और जो मुद्दे हैं खासतौर पे जो मोदी सरकार ने उठाए हैं अपोजिशन के लिए, ये एक पूरी तरह से जमीन को तैयार करता है कि सीपीएम भी जब कांग्रेस के साथ ज्यादा जो है काम करिए। बंगाल में जैसे आप जानते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस जो है आगे निकल चुका है, तो जो एक नेचुरल अंतर्विरोध था कांग्रेस पार्टी और सीपीएम में, वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा कमजोर हो गया है, क्योंकि मेन जो है एनिमीज उनके बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस है। तो मुझे लगता है कि ये एक संभावना है, लेकिन मुनस्सिल बात जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया में सुन रहा था, लेफ्ट ये नहीं चाहेगा कि उनका जो अपनी पहचान है वो पूरी तरह से कांग्रेस में मर्ज किया जाए, या ये कहा जाए कि भाई कांग्रेस के पीछे अब लेफ्ट भागेगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन ग्रेटर कोऑर्डिनेशन और इशूज और कुछ जॉइंट स्ट्रेटेजी वगैरह खासतौर पर कम्युनिकेशन फ्रंट पे मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली मुझे संभव नजर आया। जी, मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचे हैं। निरुत्पल जी जल्दी से इनके सवाल का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि आपका जो कॉमन दुश्मन है बदल गया है। ये मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष करना और उनके जो दोनों पक्ष है, एक ये प्रो कॉर्पोरेट और दूसरा ये हिंदुत्व का, इसको डिफीट करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ सवाल है। मोदी सरकार कॉर्पोरेट का हित में गरीब लोगों के ऊपर, मजदूर, किसान और तमाम सारी लोगों के ऊपर हमला बोल रहे हैं, और लोग इकट्ठा ना हो सके इसके लिए वो धार्मिक जज्बात को उभरते हुए उसको विभाजित करने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये सांप्रदायिक जो हमला है, इसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना और उन आर्थिक नीतियों के खिलाफ लड़ाई करना उतना जरूरी है। उसी में कांग्रेस के साथ हमारा मतभेद है स्पष्ट रूप से, और इसीलिए हम
जो चाहेंगे कि वामपंथी जनवादी मिलके, क्योंकि संबित के पास तो जुमला छोड़ के और कुछ नहीं होता, जैसे काला धन के सवाल पे भी देखा था, तो कैच फ्रेज बोल के कुछ और अच्छे दिन का सपना दिखाते हुए कुछ हो सकता है, लेकिन सॉलिडली जो ग्राउंड पे हमने बजट में देखा है क्या स्थिति है देश की अर्थव्यवस्था का, और लोगों को मतलब ये हथियार खरीद लिया फ्रांस से, जिसका देश का जो स्वाभिमान है उसको तहस नहस करके, और उससे देश का साख बढ़ गया है। ये गलतफहमी है तो लोग समझ लेंगे जी। और परिस्थिति जरूर बदलेगा। तहसीन पूनावाला से मैं सवाल पूछूंगी और सभी तो उसके बाद सारा समय आपका होगा। तहसीन जी ये बताइए कि जिस तरह से सिद्धार्थ वरदराजन ने भी अपना पूरा एनालिसिस किया है कि शायद वो समय है जबकि अपोजिशन को एक साथ आना होगा, तो यानी अपोजिशन तो जारी रहेगा, अपोजिशन के ही लोगों का आपस में, लेकिन समर्थन कितना होगा? क्या वाकई वो समय आप सरकार को दे चुके हैं, 1 साल का तकरीबन वक्त जिसको हनीमून पीरियड कहा जाता है? खराब लगता है सुनने में, लेकिन ये जो कहा जाता है बिल्कुल नहीं। और ये हनीमून वक्त दिल्ली चुनाव में खत्म हो चुका है। मैं मानता हूं कांग्रेस कमजोर थी इसलिए उसका एडवांटेज आपको गया, इस बात को मैं मानता हूं, और इसीलिए जरूरी है कि विपक्ष रिवाइव हो। जमहूरियत में स्ट्रांग विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और जो लेजिस्लेशंस कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर साथ में लाए थे, मनरेगा, आरटीआई, वो सारे लेजिस्लेशंस को मोदी सरकार कमजोर कर रही है। इसलिए कमजोर कर रही है ताकि देश के जो फाउंडेशन है, देश का फाउंडेशन वीक हो, और इसी के द्वारा उनका जो आरएसएस का एजेंडा है कि कम्युनल हेट्रेड बढ़ाना और इसको एक हिंदू राष्ट्र करना, वो एजेंडा इनका सक्सेसफुल हो। और इसके खिलाफ हिंदुस्तान को बचाने के लिए विपक्ष को एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत कठिन स्थिति से देश गुजर रहा है और विपक्ष को एक होना जरूरी है। साबित पात्रा, देखिए बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था, ये सबको एक होना जरूरी है क्योंकि इनके अंदर अभी वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस चल रहा है, सबकी एग्जिस्टेंस पे बन पड़ा है। स्वाभाविक है जब मिटने की कगार पे होते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। अगर इनका कहना है कि ये कॉर्पोरेट्स को समाप्त करना चाहते हैं और कम्युनिज्म को समाप्त करना चाहते हैं इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये बहुत पहले से इकट्ठे हो जाने चाहिए थे, और खास करके तब इकट्ठे होने चाहिए थे जब ये अपने पूरे जोर पर थे। व्हेन यू आर मोस्ट पावरफुल देन यू शुड हैव कम टुगेदर टू फिनिश अस। आप तब इकट्ठे हो जाते जब आप सत्ता पे थे और हमें खत्म कर देते। उस समय आप परस्पर लड़ रहे थे, उस समय आप इकट्ठे नहीं हो रहे थे, अर्थात आप अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज आप जब समाप्ति के कगार पर खड़े हैं तो आप इस प्रकार का पोस्चरिंग इकट्ठे होने का कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मोदी जी ने परसों एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण में, जब हम सांसदों को दिया था तो हम लोग भी थे, उन्होंने कहा कि देखो कुछ लोग हैं जो अपने फिलॉसफी के कारण, अपनी सोच के कारण ना इस सरकार का अच्छा देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सोच सकते हैं। उनके बारे में चिंता मत करना, मुस्कुराना, काम करना। समझिए, लेकिन क्या ये वो स्पेस आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था? कांग्रेस पार्टी वर्सेस ऑल, अब बीजेपी वर्सेस ऑल नजर आ रहा है। नहीं, खुदा ना करे कभी हमें वो स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़े जिस स्पेस में कभी कांग्रेस थी। हम अपना स्पेस क्रिएट करेंगे। और इतने वर्षों तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ पाया, बदल नहीं पाया, उसका कारण यही था कि जो लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं वही लोग राज कर रहे थे। बदलने का वक्त आ गया है। बिल्कुल बदलने का वक्त आ गया और राजनीतिक तस्वीर जो है वो धीरे धीरे बदलती भी नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो एक साथ नजर आ रही हैं, अलग अलग तरीके से सक्रिय होती हुई, और इससे कम से कम जो डिबेट का अपना एक बहस का स्पेस है और आम जनता के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए जो है वो कम से कम बेहतर संकेत जरूर मिलते हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।